ठीक है। अब जी ये दो ओरिफाइसेस कौन से हैं, अभी आपको आइडिया हो गया जी, कार्डियक ओरिफाइस है, ठीक है, दैट कार्डियक ओरिफाइस इज ज्वाइंड बाय द लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस, यानी कि ये आपके पास जगह है, होल है, दैट इज कम्युनिकेटिंग विद द एसोफेगस एंड द स्टमक। ओके, अच्छा जी, अब जी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है इस ओरिफाइस की जो आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। इट लाइज बिहाइंड द 7 कोस्टल कार्टिलेज। मेरे पास 7th कोस्टल कार्टिलेज थी दैट वाज डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम। उसके पीछे आपको जी आपका ये जो कार्डियक ओरिफाइस है ये मिलेगा। कार्डियक ओरिफाइस के अब आपके पास एनाटॉमिकल पोजीशन कौन सी आ गई, 7th कोस्टल कार्टिलेज। भी 7 कोस्टल कार्टिलेज को पास आपको ये मिला। अच्छा, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी स्टर्नम। स्टर्नम से इसका डिस्टेंस कितना होगा, अभी मैं अपनी लेफ्ट साइड की बात कर रही हूँ, लेफ्ट साइड की 7th कोस्टल कार्टिलेज पे आपको मिल गया स्टमक, और स्टमक का डिस्टेंस आपके स्टर्नम से आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, दिस विल बी एट द लेवल ऑफ दी वर्टिब्रा 11, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट डायग्राम में देखो आपको कार्डियक ओरिफाइस ऑलमोस्ट कहाँ मिलेगा, 7th कोस्टल कार्टिलेज के पीछे मिलेगा, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ी सी नीचे से दिखाई गई है, तो कहाँ पर आपको ये मिल रहा है, दैट इज बिहाइंड दी 7 कोस्टल कार्टिलेज। स्टर्नम से इसका डिस्टेंस कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और वर्टिब्रा जिसको रेड कलर में मार्क किया है दैट विल बी ऑलमोस्ट T11। बुक्स में आपको ये भी मिलेगा कि T10, ठीक है, अक्सर बुक्स में T10 भी मेंशन है। 11 लिखो, 10 भी लिखोगे तो ठीक है, 11 भी लिखोगे तो ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट डायग्राम में आपको कार्डियक ओरिफाइस क्लियर नज़र आ रहे हैं, पाइलोरिक ओरिफाइस नज़र आ रहे हैं, ओके भाई। अब जी ये ओरिफाइसेस हैं, सुराख हैं, ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्या है, फूड है भाई। हम तो नहीं चाहते कि फूड भी आपका एसोफेगस में वापस चला जाए, और जब तक भी हम लोगों के फूड की ब्रेक डाउन ना हो, एज सच वैसे ड्यूडेनम में भी ना जाए, तो भाई इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ताकि कुछ टाइम के लिए आपका जो फूड है आपके स्टमक में स्टे करे, वी हैव दी स्फिंक्टर। दिस इज़ द साइट जहाँ पे स्फिंक्टर एक्शन होगा। अब जी स्फिंक्टर एक्शन के लिए इट मीन्स मैं बात करने जा रही हूँ कि इन ओरिफाइसेस में यू विल फाइंड आउट दी स्मूथ मसल रिंग्स, ठीक है। अब कैसे ये कार्डियक स्फिंक्टर, अब अगर मैं ऊपर वाले स्फिंक्टर की बात करूँ, इस कार्डियक स्फिंक्टर की बात करूँ, तो ये कार्डियक स्फिंक्टर काम कैसे करता है। अच्छा मुझे बताओ, अभी फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है ना, न्यूरॉन्स पढ़ रहे हो, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा है ना, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। भाई अगर मैं बात करूं कि मेरे इन मसल्स की, अच्छा ये सिस्टम सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे फार्माकोलॉजी में उससे रिलेटेड ड्रग्स आती हैं। अगर ये क्लियर नहीं होगा फार्माकोलॉजी क्लियर नहीं आएगी। बच्चों मेरे पास ये जो स्फिंक्टर है, कार्डियक स्फिंक्टर की जो मैं बात कर रही हूँ या मैं पाइलोरिक की बात करूँ, भाई दोनों को आपके सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की सप्लाई है, ठीक है। जब मैं पैरासिम्पैथेटिक की बात करूँ इट मीन्स वेगस नर्व की सप्लाई है। अब जी वेगस पाथवे ने क्या करना है कि मेरे स्फिंक्टर्स को रिलैक्स कर देना है, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ने इसको क्या करना है, रिलैक्स कर देना, सिंपैथेटिक ने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। अब जी मेरे जो इस स्फिंक्टर की ये कार्डियक ओरिफाइस की जो ओपनिंग है, हर जगह मैं फिजियोलॉजी पढ़ रही हूँ, मैं फार्माकोलॉजी पढ़ रही हूँ, ओपनिंग को जो ओपन के अंदर नाली है उसको मैं कहती हूँ दिस इज एक्चुअली दी ल्यूमन, ठीक है, दैट इज द ल्यूमन। अच्छा जी, ओपनिंग ऑफ द स्फिंक्टर इज कॉल्ड द ल्यूमन, नाली, सुराख, डक्ट इज रिप्रेजेंटिंग द ल्यूमन। अच्छा जी, अब जी पाइलोरिक ओरिफाइस आपका रह गया। कार्डियक ओरिफाइस की एनाटॉमिकल पोजीशन क्या थी, 7th कोस्टल कार्टिलेज, 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी स्टर्नम और दैट इज T11 और एट द लेवल ऑफ T11 और T10। अब भी आपको अगर एग्जाम में आए राइट डाउन द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ कार्डियक ओरिफाइस, तो आप लोगों ने ये 3 पॉइंट्स उसके अंदर मेंशन करने हैं, ठीक है। अब रह गई हम लोगों की पाइलोरिक ओरिफाइस की पोजीशन। पाइलोरिक ओरिफाइस देखो ओपन कौन से स्ट्रक्चर में कर रहा है,
ड्यूडेनम में। पाइलोरिक ओरिफाइस, पाइलोरिक ओरिफाइस ओपन करता है इनटू दी ड्यूडेनम, ठीक है। अच्छा, जब एम्प्टी स्टमक है, अब हम पोजीशन डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक्स में वो पोजीशन कैसे डिस्कस की गई है कि अब हमने पोजीशन डिस्कस करनी है कि देयर इज़ एन एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक इंडिविजुअल है, सुपाइन पोजीशन में है। सुपाइन पोजीशन क्या थी? फेसिंग, फेस वाज अपवर्ड, भाई सुपाइन पोजीशन में है। अब जी इस पोजीशन के अकॉर्डिंगली आपका पाइलोरिक ओरिफाइस कहाँ पर है? इट लाइज 1.2 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मीडियन प्लेन। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने अपनी बॉडी को एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइड किया था, दैट वाज द मिड प्लेन। मैं बात करने जा रही हूँ, कंसिडर कि दिस इज द लेफ्ट साइड, ठीक है, ये मेरे पास मिड प्लेन है एंड दिस इज द राइट साइड। अब ऑथर ने क्या लिखा है कि मेरा ये जो पाइलोरिक ओरिफाइस है कितने सेंटीमीटर पे है मिड प्लेन से? 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। राइट से कितने सेंटीमीटर पर है? 1.2 सेंटीमीटर। 1.2 सेंटीमीटर टू दी राइट ऑफ दी मिड प्लेन। देखो अब इसके रेलिवेंट, राइट के रेलिवेंट मेरा मिड प्लेन मैं कंसिडर करती हूँ कि राइट पे आ गया, मिड प्लेन इज फेसिंग दी राइट, और माय कार्डियक पाइलोरिक ओरिफाइस इज 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम दी राइट ऑफ दी मिड प्लेन। क्लियर हो गया? अच्छा जी, और जी एट द लेवल ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द L1, कौन सा वर्टिब्रा के लेवल पर आ गया? L1। अब एक और पॉइंट रह गया, और ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। अच्छा, प्लेन्स हम लोगों के इमेजिनरी प्लेन है, भाई मेरे पास कोई प्लेन है जो पाइलोरिक ओरिफाइस से पास कर रहा होगा, ठीक है। मेरा ये प्लेन देखो नेक्स्ट डायग्राम में पास कौन से वर्टिब्रा से कर रहा है? पासिंग फ्रॉम दी वर्टिब्रा L1, ठीक है। तो भाई अब एनाटॉमिकल पोजीशन एग्जाम में कैसे डिफाइन करोगे पाइलोरिक ओरिफाइस की? दिस इज एट दी 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ, फ्रॉम द राइट ऑफ द मीडियन प्लेन, ठीक है। दूसरे एनाटॉमिकल पोजीशन एट द लेवल ऑफ लोअर, एट द एग्जैक्ट वर्ड देखो, एट द लेवल ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द वर्टिब्रा L11, ठीक है, सो L1 एंड ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। अब ट्रांसपाइलोरिक प्लेन कहाँ से पास कर रहा है? मुझे दो पॉइंट्स बताओ। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन कहाँ से पास कर रहा है? L1 से और पाइलोरिक ओरिफाइस से, ठीक है, वहाँ से पास कर रहा है ये इमेजिनरी प्लेन। तो भाई अब ये आपके पास आ गई पाइलोरिक ओरिफाइस की एनाटॉमिकल पोजीशन। ये पोजीशन हम लोगों ने कब डिस्कस की? व्हेन द स्टमक वाज एम्प्टी एंड द सब्जेक्ट वाज लाइंग एट द स्पाइन पोजीशन। क्लियर? अब जी हम लोग अगर डेफिनेशन लिखना चाहें ट्रांसपाइलोरिक प्लेन की, तो भी प्लेन है, प्लेन हमेशा आप प्लेन को डिफाइन करते हुए कहोगे दिस इज एन इमेजिनरी प्लेन, इमेजिनरी लाइन, ठीक है, दैट पासिस थ्रू द पाइलोरस ऑफ द स्टमक, ठीक है। पाइलोरस क्या है? दैट इज द ओपनिंग फ्रॉम द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम। अच्छा जी, पाइलोरिक ओरिफाइस के आपके पास। अच्छा, अब नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर आओ। अच्छा, अब देखो आपको राइट साइड पे डायग्राम नजर आ रही है स्टमक की। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप देखो ओरिफाइस को ऐसे लगता है कंस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, कंस्ट्रिक्टेड ऐसे जैसे कोई गिरह लगा के कंस्ट्रिक्ट किया हुआ है, ठीक है। गिरह को हम लोग बच्चों मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो गिरह टाइप सा वर्ड है, इसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ द नोड्यूल, ठीक है। अब आपके ऑथर ने कहा है कि भाई पाइलोरिक ओरिफाइस के बारे में कि इस इंडिकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्टमक। देखो आपको ये जो डायग्राम है BD84 से पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपको ओरिफाइस कैसे देखने में पता चलेगा। दिस इज द पाइलोरिक ओरिफाइस बाय द सर्कुलर ग्रूव मीन्स यहाँ पे ग्रूव आपको ऑथर कहना चाह रहा है बाय द कंस्ट्रिक्शन,
ठीक है, और कंस्ट्रिक्शन आई किसकी वजह से, बाय दी पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर या पाइलोरस की वजह से, या फिर आप कह लो कि आपके जो सर्कुलर स्मूथ मसल्स हैं उनकी वजह से आई। ठीक है, अब जी ऐसा लग रहा है कि आपका ऑथर कहेगा जब आप स्टमक का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको लगेगा कि लोअर साइड पे, स्टमक की लोअर साइड पे ऐसे जैसे कोई गिरहा लगी है, नोड्यूल है, लार्ज नोड्यूल है। तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जहाँ पे कंस्ट्रिक्शन है दैट इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दी पाइलोरिक ओरिफाइस। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ, पॉइंट बी कि हम लोग आइडेंटिफिकेशंस कर रहे हैं ना। तो पॉइंट बी में देखो पाइलोरिक ओरिफाइस के आगे से ब्लू कलर की वेन गुजरती हुई दिखाई गई है। ठीक है, अब वेन का नाम देखो इधर क्या है, प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मेयो। ठीक है, दैट इज इन फ्रंट ऑफ द कंस्ट्रिक्शन।